बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, मैंने पहले भी किडनीज़ पर एक वीडियो बनाई थी और आज मेरा टॉपिक है क्रॉनिक किडनी डिजीज़। सबसे पहले किडनीज़ का नॉर्मल फंक्शन जो है वो समझिए। जैसा कि ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ब्लड आता है बोमेन कैप्सूल में और बोमेन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके ब्लड आता है लूप ऑफ हेनले में, जहाँ पर अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होती है और वेस्ट जो है वो ब्लड से किडनीज अब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे वाटर है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो वापस बॉडी में छोड़ देती हैं। और लूप ऑफ हेनले से होके ये ब्लड जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है और फिर वहाँ से ये जो वेस्ट है वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपने नेफ्रॉन का देखा। तो नेफ्रॉन बेसिक यूनिट है किडनी का, तो मुख्तलिफ जो है नेफ्रॉन मिलके एक किडनी बनाते हैं। तो किडनी का फंक्शन है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन का काम है किडनी का। तो ये मुख्तलिफ टॉक्सिन्स, मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको फिल्टर करके पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकालता है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये फिल्ट्रेशन जो है ये प्रॉपरली नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से वो वेस्ट प्रोडक्ट, वो टॉक्सिन्स, वो जहरीले मादे और वो एक्स्ट्रा पानी जिस्म के अंदर ही रह जाता है। तो उसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़। सीकेडी में फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती और किडनीज डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशाब पूरी तरह से नहीं बनता और मरीज़ को मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अलामात की, कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में अलामात कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली अलामत है ड्राई एंड इची स्किन। जिल्द जो है वो खुश्क हो जाती है और खारिश होती है। उसके अलावा टायर्डनेस और वीकनेस होती है, थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। फिर जो है फोमी यूरिन होता है। जैसे आप पेशाब जब मरीज़ करता है तो वो महसूस करता है कि पेशाब में ज़रूरत से ज़्यादा झाग बन रही है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा झाग बन रही है तो इसका मतलब प्रोटीन पेशाब में आ रही है, और प्रोटीन का पेशाब में आना दलील है कि फ़िल्टर्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रही, प्रोटीन जो जिस्म में रहनी चाहिए थी वो पेशाब के ज़रिए निकल रही है। इसके अलावा हाथ में, पाँव में और आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाती है। इसको पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं, कि आंख के नीचे स्वेलिंग हो जाना और हाथों में और पाँव में स्वेलिंग हो जाना। इसको जो है वो जर्नलाइज एडिमा भी होता है मुख्तलिफ पेशेंट में, और इसको पाँव में एडिमा, जो पाँव में स्वेलिंग होती है, इसको पैडल एडिमा भी कहते हैं। उसके अलावा पफ़ी आइज़ होती हैं, आंखों के नीचे जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो पफ़ीनेस ऑफ फेस होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिर मरीज़ आवाज़ार रहता है, परेशान रहता है, उसकी नींद ठीक नहीं आती, उसको नींद में मुश्किलात आती हैं, ट्रबल होती है, भूख उसको बिल्कुल नहीं लगती। उसके अलावा मसल क्रैम्पिंग होती है, मसल क्रैम्प करते हैं, और फिर उसको ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब, कुछ मरीज़ों में ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है, लेकिन अमूमन किडनी डिजीज़ में पेशाब कम आता है, लेकिन पेशाब की हाजत बार बार होती है। इस चीज़ को समझिए कि पेशाब की हाजत बार बार हो रही है लेकिन मिकदार में पेशाब कम है, यानी फिल्टर्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, गुर्दे बाकायदा तौर पर पेशाब नहीं बना रहे। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को GFR के मुताबिक देखें तो इसकी 6 स्टेजेस हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3A, स्टेज 3B, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। GFR कहते हैं ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेशन रेट, यानी ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलाई जो हैं वो पेशाब को कितना फिल्टर कर रहे हैं। तो अगर ये 90 से ज़्यादा है, GFR 90 से ज़्यादा है, तो इसमें मरीज़ को किडनी माइनर से डैमेज होते हैं और बाकी मरीज़ नॉर्मल होता है। स्टेज 2 में GFR 60 से 89 तक होता है, इसके दरमियान होता है, तो इसमें बाकी तो फंक्शंस बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन किडनी डैमेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर स्टेज आती है 3A, ये मोस्ट कॉमन है। इसमें GFR जो है वो 45 से 59 तक होता है। इसमें सिम्टम्स, एक्यूट चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, पेशाब में झाग भी आते हैं और फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती। फिर आती है स्टेज 3B, इसमें GFR 30 से 44 तक होता है और इसमें सिम्टम्स और ज़्यादा हो जाते हैं। इसको मॉडरेट टू सीवियर डैमेज कहते हैं। फिर स्टेज 4 पे 15 से 29 तक GFR होता है, इसको हम सीवियर स्टेज कहते हैं, यहाँ पर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेज 5 में लेस देन 15 GFR होता है और ये रीनल फेलियर की स्टेज है, यहाँ पर फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है।
अब बात करते हैं इसकी वजूहात की, इसके कॉजेज़ की। तो सबसे पहली वजह ब्लड प्रेशर और दूसरी वजह डायबिटीज़ है। शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में सीकेडी होता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ये इन पे मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ बना दूंगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में पानी की थैलियाँ पैदाइशी तौर पर गुर्दों में होती हैं, जिसकी वजह से गुर्दे सही से काम नहीं कर पाते। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, गुर्दे की पथरी निकलकर पेशाब की नाली में आ जाए तो उसमें रुकावट की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रीनल फेलियर हो सकता है। तो ये सीकेडी में ऑब्स्ट्रक्शन भी देखना होती है और इसमें अलामत है कि पेशाब के साथ खून आता है। फिर वेजिक्यूलेटरल रिफ्लेक्स आता है, यानी पेशाब का आगे जाने की बजाय मसाने से खारिज होने के बजाय वापस गुर्दों की तरफ आ जाना, उसकी वजह से भी सीकेडी हो सकता है। फिर उसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मुख्तलिफ ऑटोइम्यून डिजीजेज में सीकेडी होता है। जिस मरीज को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है या उसके गुर्दों की फैमिली हिस्ट्री है कि गुर्दे उसके बाप दादा चाचा या किसी के फैमिली में या ननिहाल की तरफ से गुर्दे खराब थे, उस पेशेंट में। उसके अलावा किडनी का स्ट्रक्चर और साइज अगर अब नॉर्मल है, अगर नॉर्मल नहीं है, उस पेशेंट में सीकेडी हो सकता है। फिर आजकल मोस्ट कॉमन वजह जो है वो अबव 60 एज, ओल्ड एज में सीकेडी बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की कि सीकेडी अगर ट्रीट ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन डी जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर तेज रहता है, जिससे दिल की दीवारें मोटी हो जाती हैं, दिल का मसला बन जाता है। उसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसमें हाई पोटेशियम होता है, हाइपरकैलेमिया, या फिर फास्फोरस हाई हो जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस में यह है कि जिस्म में एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा होकर एडिमा हो जाता है, यानी हाथ पाँव सूज जाते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ GFR है। GFR की स्टेजेस मैंने पहले बता दी। GFR बहुत ज़रूरी है, GFR करवाना चाहिए। फिर सीरम क्रेटिनिन और सीरम यूरिया यानी रीनल फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड में किडनी का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, और अगर कोई पथरी है वो देखनी चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है पेशाब में, तो वो देखनी चाहिए। उसके अलावा इसमें सिटी स्कैन की जाती है, MRI की जाती है, और सबसे ज़रूरी लेट स्टेज पे जाके किडनी की रीनल बायोप्सी होती है, यानी गुर्दे का थोड़ा सा गोश्त का हिस्सा लेके लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है। तो ये रीनल बायोप्सी से भी डायग्नोज हो जाती है, जिसमें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि उसमें क्या डैमेज आया है। उसके अलावा यूरिन कंप्लीट करते हैं। यूरिन कंप्लीट में देखते हैं कि पेशाब में प्रोटीन आ रही है, पस आ रही है, या रेड ब्लड सेल आ रहे हैं, खून आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये हम यूरिन कंप्लीट में भी देख सकते हैं। सीकेडी की ट्रीटमेंट ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से डिजीज़ है। उसकी वजह यह है कि जब तक 90% किडनी डैमेज नहीं होती, पेशेंट को पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप ठीक भी हैं तो फॉलो अप के लिए डॉक्टर के पास आके चेक करवाते रहें, ताकि इन बीमारियों को हम आगाज़ में पकड़ लें। तो हमारा मरीज़ जो है वो अक्सर इंतज़ार करता है कि अभी कोई मसला नहीं, थोड़ी बहुत घबराहट हुई, कोई बात नहीं, तो वो लेट स्टेज पे हमारे पास आता है। तो किडनी का पेशेंट जो है उसमें हम ये बीमारी से बचने के लिए हम इसके इलाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाए। उसके अलावा उसके पेशाब में अगर रुकावट है तो उसको ठीक किया जाए। तो पहली बात है, जो कॉज है उसको ट्रीट करना चाहिए। और जितनी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, जैसे एनसेड्स हैं, दर्द की दवाइयाँ, जो मरीज़ दर्द की दवाइयाँ बिला वजह और बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनमें गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। तो एनसेड्स को रोका जाए, मुख्तलिफ दर्द की दवाइयाँ जितनी भी हैं उनको बंद किया जाए, और फिर मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जो जैसे जो है ना वो गुर्दे को ताकत देने के लिए जैसे कीटोस्टेरॉल वगैरह होती है वो देते हैं। और फिर ये अगर एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है तो एसिड बेस बैलेंस के लिए ये अगर एसिडोसिस होता है तो उसमें हम सोडामिट वगैरह या मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन है, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह, वो हम देते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्ब से एसिडोसिस को रोका जा सकता है। तो जो इंजरी हो रही है किडनी में उसको हम रोक सकते हैं या उसके स्लो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मरीज स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को रोका जाता है। तो जो कॉज है उसको पकड़ के उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो ये अगर ये मरीज को ऐसे छोड़ दें, अगर इसका इलाज ना करें, तो फिर अल्टीमेटली रीनल फेलियर पे पेशेंट चला जाता है। और एक दफ़ा रीनल फेलियर हो जाए तो फिर पेशेंट के डायलिसिस शुरू हो जाते हैं, और वो इंतहाई तकलीफ दे अमल है। तो डायलिसिस के अलावा फिर इसमें ऑप्शन आता है किडनी ट्रांसप्लांट का। किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है, उसकी अपनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले वो किडनी को मैच करना पड़ता है, फिर वो लगानी, और फिर भी कई दफ़ा बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर वो मुख्तलिफ जो है वो इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगर किसी बंदे में ये अलामात हैं तो फौरी अपना इलाज करवाएं और फौरी अपनी तशखीस करवाएं और वक्त से पहले अपना इलाज करवाएं, ताकि रीनल फेलियर से या फिर किडनी ट्रांसप्लांट जैसी तकलीफ से बचा जा सके। इसके अलावा इसमें हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं, मुख्तलिफ जो अनीमिया हो रहा है, खून की कमी है, वो ठीक करने के लिए सोडियम बाइकार्ब देते हैं। उसके अलावा ये हम जो है अल्फा एनालॉग्स हैं जो किडनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, वो देते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर तेज़ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। दिल का मसला है तो दिल की बीमारी को कंट्रोल किया जाता है।
उसके अलावा अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी दिया जाता है। तो मुख्तलिफ ये क्योंकि अब बॉडी से जो वेस्ट है वो निकल नहीं रहा, वो सारा बॉडी के अंदर है, तो वो निकालना जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे मसला होता है उसको हम फ़ौरन ठीक करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर किसी मरीज़ में ये अलामात ज़ाहिर होती हैं तो फ़ौरन जो है वो अपने डॉक्टर से रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप आना चाहें तो ज़रूर विज़िट करें, या फिर अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करके अपनी तशख़ीस करवाएं, और तशख़ीस करवाने के बाद अपना बर वक्त इलाज करवाएं। अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी आउटकम बहुत स्लो होती है और बहुत लो लेवल पे है, तो मरीज़ इसमें बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए इलाज जो है वो अपना प्रॉपर करवाएं, ताकि आप अगर ये बीमारी से छुटकारा ना भी हासिल कर सकें तो कम से कम वो जो किडनी डैमेज हो रही है उसको रोका जा सके, उसको स्लो किया जा सके, तो मरीज़ जो है वो बेहतर हो सकता है। तो मैंने कई पेशेंट ऐसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ देखे हैं जो मेरे पास आए हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ, जिनको दिल का मसला भी साथ था और जिनको शुगर भी थी। तो उनकी शुगर को कंट्रोल करके, दिल की बीमारी को कंट्रोल करके, जो अलामात थे उनको कंट्रोल करके, और फिर गुर्दों के लिए कुछ अद्वियात का इस्तेमाल करके उनका यूरिया क्रिएटिनिन बेहतर किया, उनका GFR बेहतर किया है। तो ये मरीज़ बेहतरी की तरफ आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मरीज़ बेहतर नहीं हो सकता, मरीज़ बेहतर हो सकता है। दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।